सभी का स्वागत है। तो परसेंटेज की फिफ्थ क्लास शुरू करते हैं। तो बीच में थोड़े रेस्ट होने के बाद पता नहीं भाई मन नहीं करता फिर दोबारा, लेकिन करना पड़ेगा मन तो। काम क्यों को चल लगा है ना। तो उससे पहले क्लास शुरू करने से पहले अगर आप सिंप्लीफिकेशन, सर्टेन इंडिसेस, नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, ट्रिग्नोमेट्री, परसेंटेज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। प्ले लिस्ट मिल जाएगी आपको। तो अब शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो 121वें क्वेश्चन पे हम आ गए थे। एक बार इसको छोटा कर देता हूँ। तो 121वें में क्या दे रखा है। तो ये मेंसुरेशन बेस्ड परसेंटेज के क्वेश्चंस हैं। देखो, रेडियस दे रखा है एक सिलेंडर का, जो इंक्रीज होता है 120% से। अगर 120% का फ्रैक्शन वैल्यू बनाओ आप, तो क्या आ जाएगा 6/5। और इंक्रीज होने के बाद 11/5 आ गया है ना। और डिक्रीज होती है 40%। 40% का मतलब 2/5 से डिक्रीज होती हैं, तो -2/5। तो परसेंटेज इंक्रीज बताओ वॉल्यूम में। अगर आपको वॉल्यूम का फार्मूला पता है परसेंटेज का, तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है πr²h, है ना। तो पाई तो एक तरह से कांस्टेंट है इसमें, तो पाई पे तो डिपेंडेंट है नहीं इसका, तो इसका है r² और h पे, है ना। तो अब देखो, अब क्या है, जैसे अगर पहले 5 थी तो अब 11 होगी, क्योंकि 6 ऐड हो गया ना। 120% ज़्यादा कही है, तो मतलब 220 हो गया। तो करेंगे तो 5 से 11 हो गया। अब इसमें r² है तो इसका भी स्केयर कर देंगे। अब h पहले 5 थी, अब 3 हो जाएगी, तो 5 और 3, तो हमारे कितने आ गए 125 और 343। अब 125 जब भी दिखाई दे जाए तो आप 0.8 से गुणा करो। मैंने 8 से कर रखी है, आप 0.8 से भी कर सकते हो। तो 8 तक गुणा करेंगे तो 2904। अब बस आपने एक जीरो हटानी है, यहाँ पर पॉइंट लगाना है। अब कितना ज़्यादा 190.4% है ना। तो अब आगे क्वेश्चन देखो, तो जल्दी करवा दूँ परसेंटेज का आज। इतना ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं देंगे, लगभग 40 या 45 मिनट में ख़त्म करवाने की कोशिश करेंगे। अब ये 2000 शायद 22 या 21 का क्वेश्चन है ये, है ना। इतना मतलब इतना गजब क्वेश्चन है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बच्चे अटके थे, लेकिन क्वेश्चन में कुछ इतना है नहीं। अब देखो, परसेंटेज इंक्रीज बताना वॉल्यूम में। स्पेरिकल बैलून दे रखा है जो 35 से 39 हो गया। अगर हम इसको रेशियो में बदले तो 5:7 है ना। अब जो वॉल्यूम होती है ना इसकी, तो वो होती है 4/3 πr³। अब 4/3 पाई है, वो तो डिपेंड, वो तो एक तरह से कांस्टेंट होती है। अब 5³ और 7³ है असली, है ना। तो 5³ होता है 125। 125 आते 7.8 की गुणा कर दो, है ना। और यहाँ पे हो जाएगा 7 का क्यूब 343। 343 में अगर 8 से गुणा करेंगे तो 8 × 24 2, 8 चौके 32 और 2 34 3, और 8 × 24 24 और 3 27। समझ में आ गया। तो पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे। तो अब ये कितना ज़्यादा है 100 से, 174.4%। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 174.4% हमारा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन है ना, CGL में आया था, मुझे याद है। इसका इसने है ना बच्चों का इतना दिमाग ख़राब करा था, बहुत ज़्यादा। लेकिन ये अगर एक बार आपने टाइप आ गई तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे डायमीटर है, कई बार क्या करता है एग्जामिनर, डायमीटर डाल देता है रेडियस की जगह। लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि जो एक्शन डायमीटर में होता है वही रिमाइंडर में होता है। क्योंकि डायमीटर आपको पता है किसके बराबर होता है, 2 गुना में रिमाइंडर। अब 2 तो क्या है, कांस्टेंट है, इसका तो कोई डिपेंड नहीं होता। इसका मतलब जो डायमीटर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, रिमाइंडर के, है ना। अब स्पीयर दे रखा है और परसेंट वॉल्यूम इंक्रीज बताना है। 140 से इंक्रीज होगी तो 7/5 है ना। इसका मतलब पहले 5 का क्यूब था, तो अब कितना का होगा, 7 और 5 12, तो 12 का क्यूब, है ना। तो सभी को समझ में आ रहा है।
तो यहाँ पे 10 का क्यूब और 24 का क्यूब कर रखा है, तो आप उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस उसमें अगर 125 आता तो 0.8 तक गुणा करनी पड़ती है, और 14 के क्यूब में भी 0.8 था। इसमें क्या है, ट्रिपल जीरो हो जाएगी, इस कारण इससे कर दिया। 24 का क्यूब होता है 13,824, है ना। तो बस लास्ट का पॉइंट हटाएंगे, लास्ट का जीरो हटाएंगे और यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, तो कितना ज़्यादा हो गया, 1282.4%। तो कर दोगे, इसमें कोई इतनी दिक्कत की बात है नहीं। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें अच्छा दे रखा है, कैसे, इसमें दे रखा है कि वॉल्यूम है ना जो स्पीयर का, वो 119.7% हो जाता है जब इसमें एक चीज़ त्रिज्या को बढ़ाया जाता है तो गोले का वृष्ट परिवर्तन क्या है। अच्छा गोले का, अच्छा हाँ हाँ, देखो वॉल्यूम होता है वो क्यूब के ऊपर डिपेंडेंट होता है, बिल्कुल। और जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है स्केयर के ऊपर, क्योंकि 4 पाई इतना कुछ हो मतलब कांस्टेंट होता है एक तरह से। अब 119.7 इंक्रीज हो गया, तो इसका मतलब कितना आ गया, 219.7 हो गया, है ना। हम पॉइंट हटा देते हैं तो यहाँ पे भी एक जीरो जुड़ जाएगी, तो 1000 और 2197। अब 1000 किसका क्यूब होता है, 10 का, और 2197 13 का, है ना। अब स्केयर करना है क्योंकि टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो 100 और 169 कितना ज़्यादा हो गया, बस 69%। तो आसान क्वेश्चन था, है ना। बस क्या है, इसमें वॉल्यूम दे दी। अब जो बच्चा इस कॉन्सेप्ट को नहीं सीख पाएगा कि वॉल्यूम होता है वो क्यूब के बराबर होता है, और जो एरिया होता है वो होता है स्केयर के बराबर, तो वो कैसे कर पाएगा इस क्वेश्चन को, है ना। तो सभी को समझ में आ गया होगा, आप सभी को अब देख पा रहे होगे आप, वॉल्यूम एक सिलेंडर का इंक्रीज कर दिया जाता है 43% से, जबकि हाइट है वो 5 से डिक्रीज कर दी जाती है। तो जो तो कर्व सरफेस एरिया बताओ सिलेंडर का। अब आपने वॉल्यूम का पता होगा, वॉल्यूम में क्या आता है, वॉल्यूम में आता है आर का स्केयर और एच, है ना। अब अगर हमें आर का स्केयर निकालना है तो एच को भाग दे दो, है ना। इसका मतलब वॉल्यूम को एच से भाग देने पर क्या आ जाता है हमारा, आर का स्केयर। सभी को समझ में आ रहा है। वॉल्यूम 100 से 143 होगी, और जो 15 से 5/13 है, 15 से 5/13, इसको अगर करते हैं 13 और 15 की गुणा 195, और 5 जोड़ देंगे 200, 200/13%। अब परसेंट को हटाएंगे तो 1/100, 100 कट जाएगा, तो माइनस का 2/13 आ गया। क्यों, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब पहले अगर 13 थी तो बाद में कितनी होगी, 11। सभी को समझ आ रहा है। अब हमें वॉल्यूम को हाइट तक भाग देना है, तो भाग देने का सतह जो आसान तरीका क्या है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एक तरह से। तो इसकी यहाँ पर 11 तो होगी और इसकी 13 तो होगी। सभी को समझ में आ रहा है। अब 11 से ये कटता है, कितना आ जाएगा, 13। तो हमारा कितना आ गया, ये आर का स्केयर 100, और यहाँ पे 13 का स्केयर 169। समझ में आ गया। आर कितना आ गया, 10 और 13। अब यहाँ पे देखो 2 पाई, तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। डिपेंडेंट कर्व सरफेस एरिया किस पे कर रहा है, आर और एच पे। आर क्या आ गया, 10 से 13, और एच क्या है, 13 से 11। समझ आ रही है। तो हमारा क्या आ गया, 10 से अब तो गुणा ही करनी है ना बस, तो 13 तक 13 कट गया हमारा, तो 10 तक 11 बढ़ गया, तो कितना परसेंट बढ़ गया, 10%। तो क्वेश्चन में कोई ज़्यादा मतलब दिक्कत की बात नहीं थी। ये पता है क्या है, ये आपको पूरा समझाने के लिए लिखना पड़ता है। इसमें से बहुत सारे स्टेप्स ऐसे हैं, जैसे ये स्टेप हो गया, ये स्टेप हो गया, जो लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये स्टेप हो गया, ये स्टेप हो गया, अगर आपको आते हैं तो आप ये लिखोगे थोड़ी ना। समझ में आ रहा है, या अपना माइंड में, आप माइंड में ही कर लोगे। अब ये देखो लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, फिर अगला पार्ट चालू हो जाएगा। आप अगर रेडियस एक सिलेंडर को वो इंक्रीज कर दी जाए 25% से, तो कितने परसेंट है जो हाइट है वो डिक्रीज हो जाएगी, जैसे कि जो वॉल्यूम है सिलेंडर का इंक्रीज हो केवल 32%। समझ पा रहा है। त्रिज्या कितनी करती है, 25%। हाइट हमें घटानी पड़ेगी जिससे कि 32% ही इंक्रीज हो। तो 32% का जब हम निकालते हैं तो हमारा आता है 8/25।
क्योंकि 1/25 होता है 4%, है ना। तो 32 है, तो 8/25 आ गया। अब वॉल्यूम किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम किसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आर स्क्वायर एच। अब हमें एच निकालना है, क्या निकालना है, एच, और वो भी डिक्रीज्ड वाला, है ना। तो v बटे में आर स्क्वायर। अब वॉल्यूम क्या है, 25 से 33 होगी, क्योंकि 25 और 8 है 33, और आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर वो क्या कह रखा है, 25% बढ़ गया, है ना। तो 1/4, तो इसका मतलब 4 स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25। अब क्या करना, हमें हमें भाग देना था, तो हमें इन दोनों की गुणा और इन दोनों की गुणा। तो यहाँ पे 625 और ये 528, कितना कम हुआ, 97 बटे में 625 गुणा में 100। सभी को समझ में आ रहा है। तो अब देखो, हम जब काटते हैं तो 25 और यहाँ पे क्या आ गया 4। अब जो अगर भाग में 25 आ जाए ना, तो 4 तक गुणा कर दो, तो ऊपर 4 तक गुणा कर दी, तो 16 की गुणा जब 97 के साथ करेंगे और बटे में 100, तो हमारा 15.52 आ जाएगा। समझ आ रहा है, सभी को समझ में आ गया। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 15.5। तो जैसे 16 की गुणा अगर 97 के साथ करते तो हमें यूनिट डिजिट से भी मैच कर देते, क्योंकि यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है। सभी को समझ में आ गई ये चीज़। तो अब आगे देखो, अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। अब ये क्वेश्चन कैसे होते हैं, देखो अगर ये अब प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल किस तरह है, आपने अंजी क्या नाम है, फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट देखे होंगे, या अपना घर पे भी सुन रखा होगा कि जो है ना, जैसे अंगूर है, अंगूर अंगूर देख रखा आपने, खा भी रखा होगा। तो अंगूर में होता है एक तरह से वाटर, है ना। और जब उसको सुखा देते हैं ना, तो उसी से क्या कहते हैं उसको, अब याद नहीं आएगा यार, किशमिश, हाँ शायद किशमिश ही कहते हैं। तो उससे ही किशमिश बनती है। क्या करते हैं, बस उसको सुखा देते हैं धूप में, तो उससे पानी निकल जाता है, समझ में आया। लेकिन जो उसके अंदर का जो वो है, क्या नाम कहते हैं इसको, गुद्दा, गुद्दा, गुद्दा तो वैसे ही रहता है, समझ में आएगा। क्योंकि जो चेंजेबल है, जो वाटर ही चेंजेबल है, क्योंकि वाटर ही इवापोरेट होता है, समझ में आ गई। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें एक चीज़ ऐसी होती है जो मतलब नष्ट होने लायक होती है, और एक ऐसी होती है जो हमेशा ही रहती है ना। तो इसी तरह ये क्वेश्चन है, इतना समझ में आ गया होगा। तो थोड़ी लाइट रख दी है ना, जैसे इसी कारण तो मैं इतना बुरा आ रहा हूँ, तो उसके कारण आँखों पे ज़्यादा दिक्कत आ रही है। अगर चलो जो भी है, थोड़ी देर का है बस काम, फिर तय हो जाइए क्लास रिकॉर्ड। अब देखो, फ्रेश वाटर कंटेन करती है 68% वाटर, जबकि जो ड्राई फ्रूट है वो केवल 20%। तो कितना जो ड्राई फ्रूट है वो ऑब्टेन किया जा सकता है 100 जो फ्रेश वाटर से। अब देखो अगर 68% वाटर है, तो गुद्दा कितना पाएगा, 100 में से 68 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 32। तो और यहाँ पे अगर 20% वाटर है, तो कितना आ जाएगा, 80, है ना। तो अगर हम करेंगे तो 4 अनुपात, मतलब 800 के, और 4 अनुपात 10, है ना, इस तरह हो जाएगा। अब इसमें क्या रखा है कि अगर 100 किलोग्राम ताज़े फलों से हमें कितना सूखे फल प्राप्त होंगे, सूखे फल प्राप्त होंगे। तो 100 का 32% इसके बराबर है 80% के, है ना। क्योंकि जो पल्प है, या हम कहते हैं गुद्दा है, वो तो कांस्टेंट है ना। तो हमें 100 का जो गुद्दा है, वो ड्राई फ्रूट का 80% है, समझ पा रही है। क्योंकि 20% इसमें वाटर था, तो हम जब करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है, 40 है। कितना आता है, 40। तो आप सभी को आ गया समझ में। अब देखो एक सॉल्यूशन है जो कंटेन करता है इतना साल्ट, जिसमें कि 18 लीटर ऑफ वाटर इवापोरेट हो जाता है। तो कंसनट्रेशन है अब सॉल्ट सॉल्यूशन की, वह हो जाती है 20.9%।
तो इनिशियल क्वांटिटी बताओ सॉल्यूशन की। अब क्या चीज़ है इसमें, देखो एक चीज़ समझो ध्यान से। अगर आप ना ये एक्सपेरिमेंट करना है तो आप कर सकते हो। कैसे, थोड़ा पानी लो, है ना, एक गिलास में या कटोरे में ले लो, कटोरे में जिसका मतलब सरफेस एरिया ज़्यादा हो, तो उसमें आप लेना। और फिर आप ये करके देखना कि उसको सुबह धूप में रख देना और शाम को देखना, तो पानी तो इवापोरेट हो जाएगा, लेकिन जो साल्ट है वो ऐसे का ऐसा ही रहेगा। समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? तो जो इवापोरेट होती है चीज़ वो वाटर है। तो इसी तरह इसमें दे रखा है कि अब एक और मेथड है, उससे भी आप निकाल सकते हो। वो देखो क्या है, जैसे वो टोटल इनकम वाला नहीं था, उसी वाला मेथड है ये भी, कि जो नमक और पानी है, तो नमक तो बराबर ही रहता है। क्या, नमक तो बराबर ही रहता है ना, जबकि जो परसेंटेज है साल्ट की वह चेंज हो जाती है। कितना, 16.5 से 19.9। जब हम इसको रेशियो में बदलते तो 15:19। अब अगर ये दोनों चीज़ पहले बराबर ही रहती हैं तो इसका मतलब इसका उल्टा रेशियो आएगा, तो 19/5। 19/5 इसका मतलब क्या है, 4। इनका डिफरेंस कितना है, 4। जबकि इसने क्या कह रखा है कि 18 लीटर पानी उड़ जाता है। तो 4 में अगर 4.5 की गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 18। इसका मतलब अगर वो पहले वाला सॉल्यूशन मांग रहा है कि पहले सॉल्यूशन कितना था, तो 19 गणा में 4.5 करना पड़ेगा, तो 1900 के 76। तो ये कैलकुलेशन है। एक बार 1900 का 76 और 19×5 = 95, तो पॉइंट पॉइंट है ना, तो पॉइंट भी लगा देंगे। तो 76 में जब 9.5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 85.5। सभी को समझ में आ गया? अब आप तीसरा क्वेश्चन देखो कि इसमें 24.4 शुगर है 28 लीटर सॉल्यूशन में, शुगर और वाटर के। जब बॉईल कर देते हैं तो 6 लीटर है वो इवापोरेट हो जाता है। तो परसेंटेज ऑफ लेफ्ट शुगर बताओ। तो वैसे ही ये है, समझ आ रही है? इसमें क्या है, सॉल्यूशन दे बस इसमें सॉल्यूशन दे दिया। अब देखो शुगर तो उतनी ही रही जितनी पहले थी उतनी है। परसेंटेज ऑफ शुगर है वो 11 से 14 है। समझ में आ गया? नहीं, इसमें वो दे रखा है कि परसेंटेज कितनी रहेगी। पहले 28 था, 6 उड़ गया तो कितना रहेगा, 22, है ना। सॉल्यूशन पहले कितना था, 28, 6 उड़ गया तो 22। जब हमें रेशियो में बदला तो 14/11। इसका मतलब पहले 11 था और बाद में 14 था। रेशियो उल्टा हो जाता है ना, क्योंकि दोनों चीज़ें यहाँ पे बराबर थी। मैंने 4th क्लास में समझाया है, तो आपको समझ में आ गया होगा उस टाइम पे। अगर नहीं आया तो आप दोबारा देखो उसको। अब इसमें क्या दे रखा है कि जो पहले क्या कितना था, 26.4 था। इसका मतलब 11 में अगर 2.4 की गुणा कर देंगे 26.4, और 14 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 33.6। सभी को समझ में आ गई थी। अब आगे देखो, अडल्ट पॉपुलेशन है एक सर्टेन विलेज की 42%, जिसमें मैन है, और 24% क्या वुमेन वे मैरिड है। एज्यूमिंग कि जो ना तो कोई आदमी और ना कोई औरत एक से ज़्यादा के साथ विवाह करते हैं। मतलब ये नहीं है कि एक आदमी की 4 बहू हैं, है ना, हरियाणा में कह दिया ना, तो वो चीज़ नहीं है। इसमें क्या है, इसमें एक तरह से एक ही के साथ है, एक ही है, उसी के साथ अपना खुश रहो। गणिया अटैक करोगे तो उसके भाई आगे पीट जाएंगे अडे कि तो चलाओ फिर बदमाशी। अब परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ अडल्ट हु आर अनमैरिड। अब हमें वो अडल्ट बताने हैं जो अनमैरिड है। अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, इसमें क्या है, इसमें क्या है, एक तरह से कि जो पुरुष है वो महिलाओं के साथ, और जो महिलाओं है वे पुरुषों के साथ, है ना। तो एक ही शादी करनी है इसमें, तो ये दोनों बराबर ही तो होंगे, है ना। इसका मतलब 42% जो पुरुष हैं शादीशुदा,
और 24% जो महिला हैं शादीशुदा वो बराबर हैं। अब जब रेशियो में बदलेंगे तो 4/7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4/7। समझ में आ गई? अब टोटल कितना हो गया? 11। और अब इसमें दे रखा है कि हम एक निकाल लेते, या तो मेल या फीमेल, है ना। हम मेल ही निकाल लेते क्योंकि दोनों बराबर ही तो हैं। तो 2 गुणा में 4, 4 ये था ना मेल, 4 गुणा में 42%, इसका 42%, तो 336% बटे में 11, तो 11 तक काटेंगे तो 30.55% आ गया लगभग। अब हमें ये आ गया मैरिड। ये क्या आ गया? मैरिड। मतलब इतने मैरिड है एक गांव में, हमें अनमैरिड निकालने हैं। तो 100 में तो निकाल देंगे, तो वे क्या रहेंगे? अनमैरिड। देखो एक तरह से 2 कैटेगरी होती हैं हरियाणवी में, है ना। कोई ऑफेंड मत हो जाना। एक तो है अगर ब्याह थे, है ना। एक हो यार रांडे, जिसने बैचलर कह दिया यार। हरियाणा में तो रांडे का यार, रांडा सिंह, रांडा पार्टी जिंदाबाद, है ना। अब देखो ये क्वेश्चन, देखो ये क्या दे रखा है? इनकम एक्सपेंडिचर जो बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपके ऊपर है। कैसे? आपका एक्सपेंडिचर तो इतना ज़्यादा, सेविंग सेविंग तो सेविंग की तो है, सेविंग तो जीरो है, और इनकम भी जीरो है। तो इसका मतलब तुम तो कर्जे में दब रहे होती है, जी रकड़न ना हो रहा बस, है ना। अब देखो इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन है कि इनकम है वो बराबर होती है एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग, है ना। इनकम दो ही चीज़ें में जाती है, या तो एक्सपेंडिचर में जाती है या सेविंग में। इन्वेस्टिंग में भी जाती है लेकिन वो इस क्वेश्चन में है नहीं, है ना। जैसे अगर मान लिया आप 100 रुपये कमाते हैं तो 66 रुपये अगर आपका एक्सपेंडिचर है तो 36 क्या आपकी सेविंग है ना। या अगर आप की इनकम 100% है और आपने टारगेट ले रखा है कि आप 36% सेविंग करोगे, तो 64% आपने क्या करना पड़ेगा? खर्चा। तो इनकम बराबर होती है एक्सपेंडिचर जमा में सेविंग। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। मोनिका है वो स्पेंड करती है 32% ऑफ हर इनकम। अगर इसकी इनकम 20% बढ़े और सेविंग इंक्रीज हो 15% से, तो एक्सपेंडिचर कितने से इंक्रीज होगा? तो अब ये पूरी क्लास है। तो अब देखो भाई, ये क्वेश्चन है ना, ये इसी से जुड़े हुए लगभग 20 क्वेश्चन तक मैं करवाऊंगा। तो एक क्वेश्चन अगर आप क्या समझ में आ गया तो आपको और सारे भी आ जाएंगे, जिसमें अगर परसेंटेज जो जिसमें अगर वैल्यू सिंपल दे रखी है तो 100 मान के करेंगे, और नहीं दे रखी है तो हम फ्रैक्शन बनाएंगे। दोनों तरह से करेंगे। बस इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इनकम बराबर होती है एक्सपेंडिचर जमा में सेविंग। अब हम इसका पूरा तरह से परसेंटेज दे के नहीं करेंगे, ध्यान से समझना। एक सवाल अगर आपका समझ में आ गया तो आप आगे वाले सारे कर दोगे, समझ में आ गई। तो इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं एक तरफ। अब देखो इसमें क्या दे रखा है कि जैसे जो इनकम है, नहीं नहीं, इसमें दे रखा है कि जो एक्सपेंडिचर है वो अपनी आय का 32% खर्च करता है। अगर मान लिया इनकम 100 है तो 32 नहीं, 72% अगर वो खर्च करता है तो कितना बच गया उसका? सेविंग कितनी होगी? 28। कितनी होगी सेविंग? 28। समझ में आ गया। अब उसका 20% इंक्रीज कर दिया जाए आय में और उसकी बचत में 15% की वृद्धि, तो खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? अब देखो, अब अब क्या है, हमें 15%, 20% की वृद्धि है ना, बस वो ही देंगे। समझ में आ रही है? हम ये नहीं करेंगे कि उसकी वृद्धि करने के बाद, समझ में आ रही है, हम केवल उसकी वृद्धि को लेंगे। अगर हमें 100 में 20 की वृद्धि करते हैं तो 20 हो जाती है। समझ में आ रही है? और अगर हमें 28 में 15% की करते हैं तो 10% कितना होता है इसका? 2.8। और 5% 1.4, तो जोड़ देंगे कितना आ गया? 4.2। अगर 20 की वृद्धि हुई है और सेविंग 4.2 वृद्धि हुई है, तो इसका मतलब एक्सपेंडिचर कितना बड़ा होगा? 15.8। अब बस आपने ये बताना है कि 15.8 है वो 72 का कितना परसेंट होता है? 72 का कितना परसेंट होता है? समझ में आ रही है? तो एक चीज़ देखो, 72 का 15%, 15.8% कितना होता है?
अगर आप 20% रहे हो किसका 7.2 का, तो 14.2 आता है, इससे बड़ा है, इसका मतलब आंसर 20% से तो बड़ा है, तो 19.8 तो होगा नहीं, समझ में आ रही है। तो अब देखते हैं, तो हमें लेना 15.8, कितना लेना 15.8, जबकि 20% होता है इसका 14.4, तो लगभग कमी कितने की रहती है 1.4 की, है ना। तो 7.2 है, 7.2 है। अगर 1% निकालेंगे तो 0.7 आ जाएगा, और 2 निकालेंगे तो 1.4, है ना, 1.4। तो इसका मतलब कितने लगभग इसके लगभग 22% के आसपास है ना, 22% के आसपास है। तो ए के आंसर है जो 22% के आसपास है 21.9, तो हमारा आंसर कितना आ गया 21.9। सभी को समझ में आ गई होगी चीज़, है ना। तो मतलब एक चीज़ आ जाए, आपने ये नहीं करना है कि आप इसमें ओवरऑल लेकर आओ, केवल आपने चेंज देखना है कितने परसेंट का होगा, समझ में आ गया। अब देखो राघव स्पेंड करता 80% अपनी इनकम का, और जब इनकम 12% इंक्रीज हो जाए और सेविंग है वो डिक्रीज हो जाए 10%, तो परसेंटेज इंक्रीज बताओ एक्सपेंडिचर में। तो 80% करता है तो सेविंग 20 है, और इनकम कितने है 100। अगर आय में 12% की वृद्धि हो जाए तो कितना आ जाएगा 12, है ना। और बचत में 10% की कमी, तो इसका 10% कितना होता है 2, तो -2 हो गया। इसका मतलब ये क्या है एक्सपेंडिचर 14, है ना। तो 14 80 का कितना परसेंट है, तो 20% से तो कम है ना। तो ये तो होगा नहीं दोनों, या तो 17 होगा या 16 होगा। अगर आप अगर आप 17% भी निकालो 18 का, या 18 का अगर आप 17 निकालोगे तो 17 8 136, 136 होता है ना, तो 13.6 आ गया, इसका मतलब 17.5 है ना। तो आप इस तरह कर सकते हो इसको, तो ज़रूरी नहीं आप पूरा क्वेश्चन करो, आप उसके आसपास भी चले जाते हो। एक तरह से अप्रोक्स आपने जाना होता है, समझ पा रही है। जैसे इसमें देखो सेविंग है जो राधा की वो इक्वल है 28% ऑफ हर एक्सपेंडिचर। इसका मतलब अगर 100 उसका एक्सपेंडिचर है तो 100 का 28% है, इसका इनकम कितनी हो जाएगी 128 हो जाएगी, समझ में आ रही है। अब जो इनकम है अगर डिक्रीज हो जाए 5% से, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाए 2% से, तो सेविंग बताओ कितने से डिक्रीज होगी। तो देखो अब एक चीज़, क्या 100 का 28% कितना होता है 28, तो इनकम कितनी होगी 128। अब इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि अगर अगर आय में 5% की घटोतरी हो जाए, इसका मतलब अगर इसका हमें 10% निकालेंगे 12.8, 5% निकालेंगे तो आधा कर देंगे 6.4, इसमें डिक्रीज हो रहा है तो -6.4, है ना। और इसमें क्या क्या रखा है कि जो 28 का और वह में 2% की वृद्धि हो जाए, मतलब इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाए +2, तो हमें -6.4 लेकर आने के लिए -8.2 8.4 करना पड़ेगा, है ना, 8.4 करना पड़ेगा। इसका मतलब 28 का 8.4 कितने परसेंट है 30%, तो हमारा आंसर कितना आ गया 30%। सभी को समझ में आ रहा है। तो आपने बस एक फार्मूला याद रखना कि इनकम बराबर होती है एक्सपेंडिचर जमा में सेविंग, इसी से सब कुछ है। बस आपने इसमें है ना जो परसेंटेज चेंज है, बस चेंज को देखना है, ना कि उसके बाद रिजल्ट को देखना है। अब आप देख पा रहे हो रूपा जो सेव करती है, रूपा की बचत उसके खर्च का 16% है, कितना परसेंट है 16, तो इनकम कितनी हो जाएगी 116। यदि उसकी बचत में 25% की वृद्धि हो जाए, मतलब 1/4, तो कितने 4 हो गई। अब चेंज कितना है 4 का। अगर व्यय में 10.5 की वृद्धि हो जाए, व्यय में 10.5, इसका मतलब ये क्या हो जाए 10.5 हो जाए, क्योंकि 100 है ना। तो आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, तो 10.5 और 4 तो 14.5। अब 16 का 14.5 देखना पड़ेगा कितना होगा, है ना। तो अगर आप
तो अब पता क्या है, जैसे आपने पता होता है कि इसका 4 करेंगे तो 29 होता है, और 29 का आधा क्या 14.5, इसका मतलब इसके बटे में 4 है तो 1/8 है ना, 1/8 है वो 14.5 है। तो 1/8 क्या होता है 12.5। तो हमारा क्या आ गया ऑप्शन नंबर डी। सभी को समझ में आ गया। या अगर आप वैसे भी करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, आपके ऊपर है सारी चीज़। अब देखो साइज पेंड करता है 87.5। अब जब इस तरह की आ जाए तो 100 में नहीं करना, ये फ्रैक्शन में बदलना आपने। और जो इनकम है वो इंक्रीज हो जाए 11 से 1/9। अब 11 से 1/9 सभी को पता होगा कितना होता है 1/9 है ना। एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाए 14.28 तो 1/7। तो करंट सेविंग परसेंटेज बताओ। तो 87.5 तो आपको पता है 7/8 होता है। 11 से 1/9 1/9 होता है ना। और तो कुछ नहीं था ना ना। और तो ये 14.28 बता दिया मैंने, 1/7 होता है। अब इसमें क्या कह रहा है, साहिल अपनी आय का इतने % खर्च करता है। 87 मतलब वो 7 खर्च करता है, 1 सेव करता है। इनकम कितनी है 8 है ना, यही है ना। 8 इनकम है, 7 एक्सपेंडिचर है और 1 क्या है सेविंग। यदि उसकी आय में कितने की वृद्धि हो जाए 11 से 1/9, तो इसका मतलब 1/9 की वृद्धि हो जाए। कितने की वृद्धि हो जाए 1/9। तो आपने 9 तब भाग करना भी बनाना होगा है ना। अब 8 तो 9 तो होता नहीं, इसका मतलब 8 और 9 की गुणा कर दो, या 9 का मल्टीपल बनाओ। तो 72 63 9 है ना। ये इनका भी तो एक तरह से रेशियो इतना ही होगा जितना पहले था। सभी को समझ में आ रहा है। अब इसमें ये आसान हो गया। अब इसमें 1/9 करना है। अगर 72 का 1/9 करेंगे तो 8, और 72 में 8 जोड़ेंगे तो 80। सभी को समझ में आ गया। और एक्सपेंडिचर का क्या रखा है, एक्सपेंडिचर में 14.28 की वृद्धि कर दी। तो 14.28 होता है 1/7। तो 1/7 करेंगे 63 का, तो वो कितना होता है, वो कितना होता है वो होता है 9। तो 9 जोड़ेंगे 72, तो ये 80 है, ये 72 है, तो ये कितना आ गया 8। समझ में आ रहे हैं। तो वर्तमान बचत कितनी है, तो 8 8 है ना, 8 है ना, 8 है। वर्तमान बचत बतानी है तो बटे में 80, 80 क्या है इनकम, गुणा में 100%, कितना आ जाएगा 10% हमारी, कितने आ जाएगी 10%। अब आप देखो 10वां, सोनू सेव्स करता है 15% अपनी इनकम में। और जब इनकम में 20% इंक्रीज हो जाती है तो वो सेम अमाउंट, देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या था इस क्वेश्चन में, अब ये क्या था, ये आया था एक तरह से प्रीवियस ईयर में आया था ये, शायद एक या दो या एक ही साल पहले की बात है। अभी अभी अमाउंट था ना, बहुत सारे बच्चों ने अमाउंट ना सोच कर इसका परसेंटेज सोच रहा, समझ में आया, तो उन्होंने ये गलत कर दिया था। तो आपने ये ध्यान रखना है एज बिफोर। तो आप एक्सपेंडिचर इंक्रीज बताओ हर इन हर एक्सपेंडिचर। अच्छा, सोनू अपने आय का 15% बचाता है, तो इसका मतलब 85% खर्च करता है, तो 100 उसकी इनकम होगी। जब परसेंटेज आसान हो तो आपने 100 मान के करना। अगर जो ये दे रखा है जो भी परसेंटेज, अगर वो मुश्किल है तो आप फ्रैक्शन में करके करो। समझ में आ गया। अब आय में 20% की कर दी था, कितना होगा 20, और बचत उतनी है, बचत मतलब कितनी है जितनी पहले थी। तो बचत में कोई चेंज नहीं है, इसका मतलब बचत कितनी है 0 है। समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें परसेंटेज चेंज देखना होता है। अब ये भी 20 बनानी पड़ेगी। अब 20 और 85 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 तो काटेंगे 4 और ये 17, तो 400 बटे में 17। अब 400 को सीधा भाग करो 17 से, 17 दूनी 34 है, कितना आ गया 60, 17 तिया 51, तो कितना आ गया 23.5 हमारे क्या आ गया आंसर। सभी को समझ में आ गई, तो शायद आप कर लोगे। अब देखो आगे,
अब 11वां देखो, रमेश सेव करता है 26/2/3। अब ये है ना, ये फ्रैक्शन में करके करना आपने। तो 26/2/3% होता है 4/15, 4/15। सभी को समझ में आ रहे हैं? जब इसका एक्सपेंस इंक्रीज हो जाता है 20% से, तो वो एबल हो जाता है इतना सेव करने के लिए। तो उसकी मंथली सैलरी बताओ, है ना। तो पहले अगर इनकम 15 थी, 4 सेव करता है, तो 11 क्या हो जाता है एक्सपेंडिचर। सभी को समझ में आ रहा है? अब 20% इनकम इंक्रीज हुई, तो 15 का 20%, क्या 20% क्या इंक्रीज हुआ था? अच्छा, खर्च खर्च 20% इंक्रीज हुआ, तो 11 का 20% होता है 2.2। अगर ये 2.2 है, तो जो सेविंग है वो भी कितनी घटानी पड़ेगी? 2.2, क्योंकि इसमें क्या कह रखा है? इसमें कोई मतलब ये नहीं है कि इनकम में चेंज आ रहा है, समझ में आ रही है? मतलब इनकम तो उतनी है, तो 2.2 क्या है? सेविंग घटाई है। सेविंग क्या करी है? घटाई है। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये वीडियो रुकी नहीं थी। तो देखो, इसमें 1.8 दे रखा है, जिससे इनका जो डिफरेंस है 1.8 दे रखा है, इतना 4,080। हमें निकालना 15, ये क्या निकालना ना? 15% नहीं, 15। समझ में आ रही है? तो अगर हम 18 में से 3 घटा देते, तो भी 15 आ जाएगा। ये कैलकुलेशन कम करने का तरीके होते हैं। तो अब देखो, 18% करना है तो पॉइंट हटाना है, तो यहाँ पे एक जीरो जुड़ जाएगी। अब इसको अगर 6 भाग कर देंगे तो 3 आ जाएगा, तो 6800 आ जाएगा। अब इसमें से घटाएंगे तो 15, 15 बराबर आ जाएगा, तो 34,000। समझ में आ गई ये चीज़? तो आपको सभी को समझ में आ गया होगा। अब आगे देखो, अब 12वां क्वेश्चन देखो, इसमें क्या दे रखा है कि जो मंथली एक्सपेंस है 1% का, वो 66/2/3% ज़्यादा है उसके मंथली सेविंग से। तो ये हो जाता है 2/3। इसका मतलब 5/3 हो गया, है ना। अगर उसकी मंथली इनकम इंक्रीज हो जाए बाय 44% से, और मंथली एक्सपेंस इंक्रीज हो जाए 60% से, तो उसका जो मंथली सेविंग में इंक्रीज हो जाता है वो 1,040 हो जाता है। तो उसका इनिशियल एक्सपेंडिचर बताओ। समझ में आ गई? तो 66/2/3% होता है, वो 2/3 के बराबर होता है। तो इसका मतलब अगर एक्सपेंडिचर 5 है, सेविंग 3 है, तो इनकम कितनी है? 8। अब क्या चीज़ होती है, जैसे 8 का 44% निकालना बहुत मतलब एक तरह से पॉइंटों में आएगा, इसलिए हमें डबल जीरो लगा देते हैं। जोड़ देंगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा, है ना। फिर हमें 800 का 44% निकालेंगे, है ना। और व्यय में 60% निकालेंगे। तो व्यय का 60% निकालेंगे तो 300 आ जाएगा। ये क्या है? 352। तो हमारा 52 आ गया, है ना। कितना आ गया? 52। अब ये दे रखा है 1,040, तो मासिक वेतन में इतने की वृद्धि होती है। समझ में आ रही है? तो 52 किसके बराबर हो गया? 1,040। और हमें क्या निकालना है? व्यय। तो 500 निकालना है ना हमें। तो व्यय का भी 20 गुणा कर देंगे तो 10,000। समझ में आ गई सभी को? अब देखो, इनकम है जो राजू की, वो 44.44%। अब ये किसके बराबर होता है? 4/9। मोर देन इज एक्सपेंडिचर, जो इनकम इंक्रीज होती है 60% से, और एक्सपेंडिचर है वो 70% से, तो जो सेविंग्स है वो इंक्रीज हो जाती है 12,000 से। तो डिफरेंस बताओ इनिशियल एक्सपेंडिचर का और इनिशियल सेविंग्स का। तो अब हम करते हैं। तो 44% बताया था 4/9। इसका मतलब सेविंग अगर 4 है, एक्सपेंडिचर 9 है, तो ये कितना आ जाएगा? 13। हम डबल जीरो जोड़ देते हैं कैलकुलेशन कम करने के लिए। आय में 60% की, तो 1300 का 60% होता है 780।
व्यय में 70% की, तो 900 का 70% होता है 630। तो सेविंग कितनी होगी 150, समझ में आ गया। जबकि यहाँ पे कितनी दे रखी है 12,000, 12,000 बढ़ जाती है। तो 150 में अगर 80 गुना करेंगे तो 12,000 आ जाएगा। 500 में अगर 80 गुना करेंगे तो 40,000 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। अब 14वां देख पा रहे हो गया आप कि जो एक इनकम है एक ही, वो 35,600 है पर मंथ। अगर वो 20% सेव करता है अपनी इनकम का, तो मंथली इनकम है वो इंक्रीज हो जाती है 25%, और एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हो जाता है 30%। समझ में आ रहे हैं। तो मंथली सेविंग बताओ कितनी इंक्रीज होगी, रुपये में बताना है। तो अब इसमें दे रखा है कि वो 20% सेव करता है, तो इसका मतलब 80% वो क्या करता है एक्सपेंड, और इनकम कितनी होगी 100। जब हम इसको रेशियो में बदलेंगे तो 1, 24, 25 आ गया, है ना। अब क्या चीज़ दे रखी है, सॉरी वो रेशियो तो मैंने गलती से कह दिया था। इसमें ये दे रखा है कि अगर आय में 25% की वृद्धि हो तो ये 25 हो जाएगा। व्यय में 30% की वृद्धि हो तो 80 का 30% 24 हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा सेविंग एक। तो इनकम दे रखे है तो 100 बराबर दे रखा है 35,600, तो एक किसके बराबर आ जाएगा 356। समझ में आ गया सभी को। अब आगे देखो अगला क्वेश्चन है 15वां कि जो मंथली एक्सपेंडिचर है वो 40% ज़्यादा है मंथली सेविंग थे। अगर मंथली इनकम है वो 40% से इंक्रीज हो जाए और मंथली एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हो जाए 60% से, तो वो 2070 ज़्यादा सेव कर पाता है एक मंथ में। तो उसका इनिशियल मंथली एक्सपेंडिचर बताओ। तो आसान है, ये भी आप कर दोगे है ना। कैसे, इसमें भी सो करके मान के करो कि जो अगर 40% इंक्रीज मासिक बचत से 40% अधिक है, तो अगर सेविंग 100 है तो 140 और इनकम कितना हो जाएगा 240। समझ में आ रही है। अगर मासिक आय में 40% की वृद्धि हो जाए तो कितना आ जाएगा 100 मतलब 96 हो जाएगा ये। और इसका करेंगे तो 84, तो ये कितना आ जाएगा 12। 12 दे रखा है कितना 2070। हमें निकालना क्या 140। प्रारंभिक मासिक व्यय बताना है ना, तो हमारा कितना आ जाएगा 24,150। कर दोगे आप। तो इसमें तो कोई इतनी दिक्कत की बात है नहीं, आप कर दोगे। तो बस 4 रह गए, हम जल्दी जल्दी से कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत देर हो गई भाई फ़ोन के ऊपर लगे हुए हैं। अब राजू सेव करता है 15% अपनी इनकम का, अगर उसकी सैलरी है वो इंक्रीज़ कर दी जाए 18% से, सेविंग 20% से, तो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज़ हो जाता है बाय 1,32,500। तो सेविंग बताओ इंक्रीज़ होने से पहले की। तो हम वही है अपना कर देंगे। तो इंक्रीमेंट भी निकाल देंगे। तो इनकम दे रखी है ये, है ना। हमें क्या निकालना है सेविंग जो इंक्रीज से पहले थी, तो हम निकाल देंगे। सभी को समझ में आ रहा है, आप कर दोगे ये तो। अब ये देखो जो सम है सैलरीज का ए और बी का वो है 43,000। जो ए स्पेंड करता है 95% अपनी सैलरी का, बी स्पेंड करता है 80%। जो सेविंग्स है वो सेम है, समझ में आ रहा है। तो इससे पहले भी करा था वो भी एक तरह से इसी तरह था। अगर वो 95% स्पेंड करता है तो बचता कितना 5%। इसका कितना बचता है 20%। तो दोनों के बराबर है, हमें रेशियो निकालना है। तो ए और बी रेशियो आ गया 4 और 1। तो ये किसके बराबर है 5 के, और 5 किसके बराबर दे रखा है 43,000 के, है ना। तो इसमें क्या रखा है ए का वेतन, इसका मतलब ए के सामने क्या है 4, तो हमें 4 निकालना। तो कितना आ गया 34,400, है ना। अब देखो ए की इनकम दे रखी है 57 से 1/7%। बी की इनकम का, ए की इनकम अगर 525% मोर हो जाए बी की सेविंग से, बी के सेविंग से, और ए सेविंग हो जाए 16.66% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर, तो जो डिफरेंस बिटवीन ए सेविंग और बी सेविंग वो है 315। तो एवरेज इनकम बताओ ए और बी की, समझ में आ गई।
तो अब देखो 57 से 1/7 को हम बदल सकते हैं 4/7, है ना। तो इनकम का क्या है, इनकम 400 और 700 में हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें क्या रखा है कि बी की आय का 57 से 1/7%, इसका मतलब ये 400 और 700 कर देंगे कैलकुलेशन आसान करने के लिए। अब इसमें क्या रखे, ए की आय बी के बचत से 525 सही 525% अधिक है और ए की बचत बी के व्यय का 16.66% है। तो सेविंग जब हम देखते हैं, है ना, सेविंग जब हम देखते हैं तो क्या आती है, बी की बचत से 525% अधिक है, मतलब 625% होगी। जब 625 को हम फ्रैक्शन में बदलते हैं 25/4, तो 25 तक काटते हैं तो कितना आ गया, 16, 16 चौके 64। इसका मतलब बी की सेविंग कितनी आ गई, 64, है ना। बी की 64 आ गई। अब आगे क्या दे रखा है, 16.66, तो 16.66 है ना। तो 16 अब जो 16.66% है वो 1/6 के बराबर होता है। तो इनका जो इनकम और इनकम और जो सेविंग का डिफरेंस होता है वो एक्सपेंडिचर के बराबर होता है। तो 636 का हमें 1/6 निकालना पड़ेगा, तो 106 आ जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है। और ए की बचत और बी की बचत के बीच का अंतर तो 42 है, तो 42 ही 315 दे रखा है। तो ए और बी की औसत आय ज्ञात करो। तो एक तरह से हम करेंगे तो 550 गुणा में 7.5 कर देंगे तो आप आंसर आ जाएगा, कोई इतनी दिक्कत की बात है नहीं। अब इनकम जो राम की है वो 80% ज़्यादा श्याम की इनकम से, जो इनकम है श्याम की वो 50% ज़्यादा है घनश्याम से। तो राम की इनकम कितनी ज़्यादा है घनश्याम से, तो इसमें जो बेस है वो घनश्याम है, समझ आ रहे हैं। तो घनश्याम है, एक श्याम है, एक राम है, समझ आ रही है। तो घनश्याम अगर 100 है तो ये 150 हो जाएगा। 150 का 80% निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 120। तो 120 जोड़ देंगे 270। अब इसमें क्या कह रखा है कि ये कितना ज़्यादा है, तो 170% हमारा क्या आ जाएगा आंसर। सभी को समझ में आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन है बस इस क्लास का, कि जो इनकम है अजय की वो 38% ज़्यादा है विजय से, जो सेविंग है वो रेशियो है 3:2। अगर वो दोनों स्पेंड करते 6,000 तो से सम बताओ इनकम्स ऑफ अजय और विजय का। अब दो तरीके हैं, क्या ये पूरा करने की जरूरत भी नहीं है और वैसे करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। कैसे, अब देखो पूरा करने की क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम इसको करेंगे अजय और विजय को 38% का जब फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे तो 19/50 आ जाएगा, मतलब 50 और 69 हो गया। सेविंग होगी 3:2। अब देखो इनका जोड़ आ गया 119। 119 से भाग होने वाला केवल सी ऑप्शन है। तो ये तो हो गया जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो पेपर में असलियत में सिलेक्शन लेंगे। अब देखो दूसरा क्या है, जो इनकम और सेविंग का रेशियो बना दिया, है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिफरेंस है 19 का, यहाँ पे है 1 का, तो ये तो बराबर है नहीं, हमें बराबर बनाना पड़ेगा। बराबर बनाने के लिए यहाँ पे 1 से गुना, यहाँ पे 19 से गुना, समझ पा रही है। तो 19 से तक करेंगे तो 57, यहाँ पर 38 है। तो इसमें क्या है, एक्सपेंडिचर सेम आएगा जब हम इस तरह करेंगे। पहले करते थे यहाँ पे 66 था, यहाँ पे 48 था, बराबर नहीं था, समझ में आया। बराबर बनाना पड़ेगा। तो 69 में तो 57 घटाओगे तो 12, और 50 में तो भी 38 घटाओगे तो 12, है ना। तो ये 12 ही तो हमारा 6,000 दे रखा है, समझ में आ रही है। हमें क्या निकालना है, 119। तो 119 में भी 500 की गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 595,000, समझ में आ गई। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, ज़्यादा ही थक गया भैया आज तो। क्लास बनाते बनाते कड़ में भी दर्द होने लग गया। तो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।